तो हम लोग कल बात कर रहे थे आपका कि सेंट्रल लेजिस्लेचर कब कब स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो विषय असाइन है उन पर लेजिस्लेशन कर सकती है। तो कल एक बात आई थी कि जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे, कैसे एक प्रक्रिया दी गई है, कहा आर्टिकल 249 में कि जो 2/3 सदस्य हैं वो उपस्थित हो और वोट करें। प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर 2/3 से कम सदस्य मौजूद हैं तो 249 का प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। सामान्य तौर पर जो सदन की कार्यवाही है वो कैसे चलेगी? कोरम के पूरा होने पर। और कोरम कितने से पूरा होगा? 1/10 से। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा का जो सामान्य विधायी कामकाज है वो तो मात्र 25 सदस्य ये उपस्थित हो जाए और शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी इफेक्टिव मेंबरशिप 250, उसका 1/10 25। इसका मतलब राज्यसभा सामान्य रूप से विधायी कामकाज करे तो सिर्फ 25 चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम 250 उपस्थित हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो न्यूनतम आवश्यकता है वो 25 की है। लेकिन चूंकि 249 में प्रस्ताव का पारित होना ये छोटी बात नहीं है, ये देश के संघात्मक जो चरित्र है देश का, इसको बदल देगी। सेंट्रल लेजिस्लेचर को स्टेट सूची के विषय पर विधायन की ताकत आएगी, इसलिए इसको सामान्य प्रक्रिया से लागू नहीं किया जा सकता। और जो दुनिया के अन्य फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है वहां इस प्रकार की व्यवस्था सामान्य तौर पर दिखती भी नहीं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रकार की व्यवस्था जरूर दिखती है कि वहां जो स्टेट के लेजिस्लेचर्स हैं वो अगर रेफर कर दे विषय को तो सेंट्रल लेजिस्लेचर उस पर कानून बना सकती है। ये बात ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन बाकी चाहे कनाडा हो और चाहे यूएसए, इस प्रकार का प्रोविजन वहां नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में इस प्रकार का प्रोविजन रखा गया इसलिए नहीं कि कोई स्टेट को कमजोर करना पड़ा। हमने आपसे बार बार कहा कि हर चीज जरूरत पर आधारित है, कोई छोटे बड़े की भावना नहीं, कोई अच्छा बुरा नहीं, क्योंकि दुनिया में कुछ अच्छा और कुछ बुरा है भी नहीं। अच्छा और बुरा आपके हिसाब से तय होता है। जो आपके लिए बुरा है वो सबके लिए बुरा है, ठीक नहीं है। और जो सबके लिए अच्छा है हो सकता है आपके लिए अच्छा ना हो। आपकी अपनी विशेष दशा है और उस विशेष दशा के मुताबिक आप अपने साथ व्यवहार की मांग ये कर सकते हैं और ये न्याय संगत है। और इसी दशा को ध्यान में रखकर 300 सबसेक्शन 2 है, वो क्या कहता है कि आपने व्यक्ति को ऐसी क्षति कारित की है जिसमें आप जानते हैं कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। आप इस बात को जानते हैं कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, इससे मतलब निकल रहा है, इससे इंफरेंस निकल रहा है कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु होगी। हो सकता है वही चोट किसी और को पहुंचाई जाए तो उसकी मृत्यु न भी हो, कोई आवश्यक नहीं है कि अन्य को पहुंचाई जाए और अन्य की भी मृत्यु हो ही जाए, ये कतई जरूरी नहीं है। क्योंकि अन्य की मृत्यु हो इस व्यक्ति के साथ, इस व्यक्ति के सहित किसी की भी मृत्यु हो जाए, ऐसी चोट सबसेक्शन 3 में अनुचिंतित हुई है। और जो कुछ सामने रखा जाता है उससे अर्थ निकलते हैं। तो आप 300 सबसेक्शन 2 और 300 सबसेक्शन 3 को जब देखते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि 300 सबसेक्शन 2 एक विशेष चोट की बात कर रहा है और 300 सबसेक्शन 3 एक विशेष अलग प्रकार की चोट की बात कर रहा है। ये यूं कहें 300 सबसेक्शन 2 तो विशेष चोट की बात कर रहा है, लेकिन 300 सबसेक्शन 3 सामान्य चोट की बात कर रहा है। इस प्रकार की बात रखें तो गलत नहीं है।
300 यानी 300 आईपीसी यानी हत्या की डेफिनेशन जहां दी है, क्योंकि 300 सबसेक्शन 2 विशिष्ट चोट की बात कर रहा, जो व्यक्ति की विशेष दशा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। व्यक्तियों की विशेष दशाएं हैं और उन विशेष दशाओं को उपलब्ध व्यक्ति जरा सी चोट से मर जाएंगे, यद्यपि उतनी चोट से कोई और नहीं मरेगा। और अगर व्यक्ति के शरीर की वो दशा आपको ज्ञात है और आप उतनी कम चोट भी दूसरे को पहुंचा रहे हो, तो आप उसे मार ही डालना चाहते हो। इसीलिए जो शब्दावली है 300 सबसेक्शन 2 की, वो क्या कहता है कि आपने किसी व्यक्ति को ऐसी शारीरिक क्षति कारित की है जो आपकी अपनी जानकारी में, क्या लिखा है, जिसमें अपराधी जानता है, जो आपकी अपनी जानकारी के मुताबिक उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। ऐसी चोट आपने कारित की है, तो यह विशेष प्रकार की चोट हुई। और 300 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? 300 सबसेक्शन 3 कहता है कि आपने ऐसी चोट कारित की है जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी की भी मृत्यु कारित कर देगी। इसका मतलब उस विशेष व्यक्ति की भी मृत्यु कारित कर देगी और इस व्यक्ति की भी मृत्यु कारित कर देगी, दोनों की मृत्यु कारित कर देगी। ये चोट सामान्य प्रकार की है और वो चोट विशेष प्रकार की है, दोनों चोटें बिल्कुल अलग है। तो काम जो हमें करना है उसके मुताबिक प्रक्रिया का निर्धारण यह होता है। एक महत्वपूर्ण घटना हो रही है, आप ऐसे विषय पर विधायन की ताकत सेंट्रल लेजिस्लेचर को देने वाले जो सामान्य तौर पर उसे असाइन नहीं है। देश के संघात्मक चरित्र में परिवर्तन आ रहा है, इसलिए हमने क्या किया कि वहां एक विशेष बहुमत की अपेक्षा की। और दुनिया के जो अन्य फेडरेशंस हैं उनमें ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दें तो कहीं इस प्रकार का प्रोविजन नहीं। और क्यों हमने इसको क्यों अपनाया? इसलिए क्योंकि हमारी जरूरत, जो कुछ दूसरों के लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा हो जरूरी नहीं, जो दूसरों के लिए बुरा है वो हमारे लिए भी बुरा हो जरूरी नहीं। आपकी अपनी विशेष दशा है, उसके मुताबिक चीजें अच्छी या बुरी मानी जाएंगी। और यह समझना थोड़ा कठिन होता है, इसीलिए आम आदमी बेवकूफों जैसी बातें करता है, वो बिल्कुल मूर्खता की बात करता है। वो पहले से निश्चित हो जाना चाहता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। आदमी प्रयोग से नहीं तय करना चाहता, जबकि अच्छाई और बुराई हमेशा प्रयोग करने से, अनुभव से तय होगी। जो इनके लिए बुरा है वो आपके लिए बुरा हो जरूरी नहीं है, अनुभव से तय करना चाहिए। नीति ये कहती है, बुद्धि ये कहती है, लेकिन मनुष्य क्योंकि बचना चाहता है किससे? मेहनत से, इसलिए वो सब कुछ पूर्व निश्चित चाहता है, सब कुछ प्री डिसाइडेड रहे। ये अच्छा है, ये बुरा है। अच्छे और बुरे का विभाजन इतना आसान नहीं है, वो आपकी अपनी जरूरत के मुताबिक है। आपकी जो जरूरत है उसके मुताबिक होना चाहिए। और इसका कोई अहम यह भी नहीं होना चाहिए कि हमारे लिए वो अच्छा है जो इनके लिए अच्छा है, लेकिन चूंकि ये उसका उपयोग करते तो हम नहीं करेंगे। अब यह भी एक अजीब प्रकार का अहंकार है और ये एक अजीब प्रकार की बेवकूफी है। ये उन लोगों के लिए हम कह रहे हैं जो कहते हैं भारत का संविधान कार्बन कॉपी है दूसरे देशों की, इसलिए इसको बदल देना चाहिए। हमने मान लिया, अव्वल तो है नहीं, अव्वल तो है नहीं।
क्योंकि आप एक एक प्रोविजन को देखेंगे तो उसमें इनोवेशन है। आप रूल ऑफ लॉ जो इंग्लैंड में डायसी का समझा गया, वो अनुच्छेद 14 में जो रूल ऑफ लॉ समझा गया वो नहीं है। ठीक है, डायसी का रूल ऑफ लॉ कहता है नो वन इज अबव द लॉ, कोई कानून से ऊपर नहीं है, सारे लोग उसी कानून से शासित होंगे जिस कानून से एक सामान्य व्यक्ति शासित होता है, उनकी सामाजिक परिस्थिति कोई हो। और हिंदुस्तान में जो रूल ऑफ लॉ समझा गया है वो क्या है? युक्ति का शासन। ठीक है, आपका किसका? रीजन, युक्ति संगत बातों का शासन, यह समझा गया है यहां रूल ऑफ लॉ का मतलब। तो हमने इनोवेशन किया चीजों में, लेकिन चलो कार्बन कॉपी भी करनी है, ऐसे ही आ जाइए। तो कार्बन कॉपी कर लेने में गलत क्या है? जो कुछ इनके लिए ठीक था वही मेरे लिए ठीक था। तो अगर इनकी बात को हमने अपना लिया इसलिए क्योंकि वो मेरे लिए भी ठीक है, तो सिर्फ इस बात की मांग करना कि चूंकि इनके लिए भी वो ठीक था इसलिए नहीं, हम मेरे लिए ये ठीक होते हुए भी कुछ अन्य की तलाश करेंगे, ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है? इस समय की बर्बादी नहीं तो और क्या है? जहां इनोवेशन की जरूरत है वहां किया। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में इस प्रकार के प्रावधान जरूर पाए जाते हैं जैसे हमने अपनाए, लेकिन वहां जो व्यवस्था है वो क्या है कि स्टेट की लेजिस्लेचर वो प्रस्ताव करेगी। ठीक है ना? इसका मतलब यह हुआ कि वो जो व्यवस्था है वो व्यवस्था हमारे यहां अनुच्छेद 251 या 252, अभी देख लेंगे, या तो 251 है या 252 है, उससे अधिक मिलती है बनिस्बत 249 के। और स्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि स्टेट की लेजिस्लेचर प्रस्ताव करे ही ना। ठीक है ना? स्थितियां ऐसी भी हो सकती है, और हमने कहा ना इनोवेशन हम अपनी जरूरत के मुताबिक करेंगे। जब हमने, ठीक है, पराधीन भारत में ऐसी स्थितियां देखी हैं कि पश्चिम बंगाल में डायरेक्ट एक्शन होकर बांग्लादेश बन गया, ठीक है, और वहां की सरकारों ने नहीं रोका। ठीक है, तो हमें यह अनुभव है कि ऐसी सरकारें राज्यों में हो सकती हैं जो प्रस्ताव करेंगी ही नहीं, और फिर हम हाथ पे हाथ बांधकर बैठे रहेंगे। हालांकि तब भी अनुच्छेद 355 जैसे अनुच्छेद होंगे कि राज्यों की रक्षा की अंतिम जिम्मेदारी केंद्र की है, लेकिन फिर भी हम व्यवस्था को जितना चाक चौबंद रख सकते हैं उतना चाक चौबंद हमें रखना चाहिए। इसलिए 249 ये भी बनाया, और सिर्फ यही दृष्टिकोण नहीं है, दृष्टिकोण वो भी है जो कल हमने चर्चा किया कि ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल कानून की जरूरत हो, ठीक है ना, और विषय सेंट्रल लिस्ट में हो ही ना, और राज्य भी चाहते हो कि सेंट्रल का कानून आ जाए, क्योंकि अगर हम बनाए तो इफेक्टिव 245 की मौजूदगी के कारण हो ही नहीं पाएगा उतना। दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है कि केवल वो सेपरेटिस्ट होंगे या अलगाववादी मानसिकता के होंगे तभी इस प्रकार के प्रावधान की जरूरत होगी, वे अच्छी मानसिकता के होंगे तो भी ऐसी आवश्यकता हो सकती है। और इसलिए 249 में उस प्रकार की बात रखी गई, लेकिन सेफ गार्ड के साथ, रक्षोपाय के साथ। और रक्षोपाय क्या अपनाए गए? आपसे चर्चा हुई कि एक तो राज्यसभा विशेष बहुमत, जो सामान्य विधायी कामकाज के लिए बहुमत चाहिए वो नहीं, 2/3 उपस्थित हो और वोट भी दें, खाली उपस्थित नहीं, वोट भी दें, उपस्थित और मत देने वाले। ठीक है, तो एक ऐसा सेफ्टी मेजर रखा जिससे अधिसंख्य राज्यसभा की भावना इस संबंध में प्रकट हो, और उसके बाद भी वो भी क्या करेंगे, तो
अधिकतम 1 वर्ष, अधिकतम 1 वर्ष। इसके लिए उन्हें ताकत दे सकते हैं कि वे कानून बनाए, लेकिन प्रस्ताव में विषय इसका उल्लेख करेंगे। किस विषय पर? पूरी संपूर्ण स्टेट लिस्ट पर नहीं। इसका मतलब जब उन्होंने कह दिया विषय का उल्लेख करेंगे, इसका मतलब संपूर्ण स्टेट लिस्ट नहीं। वही कल जब हम 300 पर बात कर रहे थे कि सेक्शन के लिए दोष मुक्ति क्या है, तो इसका अर्थ ही यह निकला जब स्पष्टीकरण में उन्होंने बताया कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए परिवाद की खारिजी या अभियुक्त का उन्मोचन दोष मुक्ति नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि कन्वेंशनल सेंस में जो दोष मुक्ति समझी जाती है, उस दोष मुक्ति से परिवर्तित स्वरूप में दोष मुक्ति का वर्णन विधायिका का इस सेक्शन के लिए उद्देश्य है। अन्यथा दोष मुक्ति का जिक्र होता सिर्फ, ये लाइन न लिखी होती कि इस सेक्शन के लिए दोष मुक्ति क्या नहीं है, ठीक है। और परिभाषा दो तरीके से दी जाती है, निगेटिव और पॉजिटिव। ये जरूरत होती है कि हम निगेटिवली परिभाषित करेंगे या पॉजिटिवली परिभाषित करेंगे, ठीक है ना। तो है क्या कि वहां उन्होंने क्या कहा कि उपस्थित और मत देने वाले, और जब यह कह दिया कि विषय का उल्लेख आप करेंगे प्रस्ताव में, इसका मतलब यह है आप ये नहीं कहेंगे कि संपूर्ण स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार उनका होगा। आप विषय का उल्लेख करेंगे और जिस सीमा तक कानून बनाने का हक आप उन्हें देंगे, उसी सीमा तक कानून बनाने का हक सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास जाएगा। और इसके बाद भी क्योंकि स्टेट लिस्ट का विषय है, इसलिए स्टेट लेजिस्लेचर की क्षमता उस विषय के संबंध में कानून बनाने के लिए खत्म हो गई है, ऐसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि क्षमता दी किसने? स्टेट की लेजिस्लेचर ने नहीं दी है, राज्यसभा ने दी है। और इस इशू को हम इसलिए उठा रहे हैं कि ये पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन होगा जब हम 252 या 251 इसको डिस्कस करेंगे। ये पॉइंट ऑफ कंसीडरेशन होगा। यहां राज्यसभा ने ताकत दी है, इसलिए राज्य की विधायिका की जो ताकत है वो अक्षुण्ण है। राज्य की विधायिका संबंधित विषय पर विधायन कर सकेगी, और यदि कोई असंगति आती है तो असंगति का जो नियम है 254(1) में वर्णित है वो लागू होगा। यद्यपि 249 में ऐसा नहीं लिखा है, फिर भी लेकिन जो कुछ 254(1) में लिखा है उससे पर्याप्त रूप से यह कवर होता है, ठीक है। इसके बाद अगर कानून बनाया भी जाता है तो अधिकतम उतने समय लागू होगा, 1 वर्ष, अधिकतम 1 महीने के लिए भी बन सकता है, 2 महीने के लिए भी बन सकता है, अधिकतम 1 साल। और 1 साल के बाद या तो राज्यसभा दोबारा प्रस्ताव करे, और यही व्यवस्था ठीक है, क्योंकि ऐसी दशा जिसमें केंद्र के कानून की जरूरत हो, स्थितियों से निपटने के लिए कितने समय कंटिन्यू रहेगी इसका कोई अनुमान नहीं लग सकता, इसलिए वहां समय का कोई जिक्र नहीं हुआ। जितनी बार चाहे उतनी बार प्रस्ताव पारित करके केंद्र को यह हक दिया जा सकता है, और प्रत्येक बार अधिकतम 1 वर्ष। तो यह शक्ति पर नियंत्रण है, और 1 साल जिस दिन खत्म हो जाएगा उसी दिन खत्म हो जाए प्रभाव, यह भी नहीं, क्योंकि भाई कानून के अंतर्गत बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, वो सारे काम 1 दिन में खत्म हो जाएंगे जरूरी नहीं, तो 6 महीने, ठीक है, एक समय दिया गया। उसके बाद वो विधि उसके अंतर्गत जितने काम किए गए थे उनको छोड़कर बाकी भविष्य में किए जाने वाले कामों के लिए अपना प्रभाव खत्म कर देगी। इस प्रकार की दशा हम लोगों ने देखी 249 में। अब 250 कि अगर आपात की दशा है, और हमने पहले भी कहा कि शब्द आप अपनी मान्यता के मुताबिक व्याख्यायित नहीं करेंगे। कल उच्च न्यायालय ने किसी महिला के साथ हुए दुर्व्यवहार को
दुर्व्यवहार एग्रावेटेड प्रकार का है। देखिए, दुर्व्यवहार भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक दुर्व्यवहार ऐसा है जो सामान्य प्रकार का है, और एक दुर्व्यवहार ऐसा है जो एग्रावेटेड प्रकार का है। ठीक है ना? एक सामान्य तौर पर कुछ कह दिया, कुछ कर दिया, ठीक है, और एक एग्रावेटेड प्रकार का दुर्व्यवहार है, लेकिन वो है दुर्व्यवहार ही। ठीक है, अटेम्प्ट टू रेप ये अलग बात हो गई। ठीक है ना? और एक आम व्यक्ति को और एक जो कानून जानने वाला आदमी होता है, उसमें फर्क यही होता है, उसके बीच दृष्टि का अंतर होता है। किसी महिला पर एग्रावेटेड प्रकार का, ठीक है, दुर्व्यवहार ये किया गया, उच्च न्यायालय ने कहा कि ठीक है, ये एग्रावेटेड प्रकार का दुर्व्यवहार है, ये सही है, तो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट मिल जाना चाहिए। एग्रावेटेड प्रकार का है तो इसीलिए तो धाराओं में ठीक है सजा दी रहती कि अधिकतम इतना, तो अगर एग्रावेटेड है तो अधिकतम दीजिए। लेकिन जो दुर्व्यवहार है उसे अटेम्प्ट टू रेप तो नहीं कह सकते। अब है क्या, आपने प्रयास को अपने मन मुताबिक समझ रखा है। ठीक है ना? हमने आपसे पहले भी कहा, लगातार हम इस बात को बोलते हैं कि शब्द के तीन अर्थ हैं। उसका एक नेचुरल मीनिंग है, उसका एक ऑर्डिनरी मीनिंग है, और उसका एक ग्रामेटिकल मीनिंग है। आपकी मान्यता के मुताबिक शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा। आप क्या प्रयास मानते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रयास का जो नेचुरल मीनिंग है वो यही है कि जब आप काम को उस ऊंचाई पर ले जाते हो जहां काम का न होना आपके हाथ में नहीं बचता, वो सिर्फ ईश्वर के हाथ में बचे। काम होगा या नहीं होगा, जो इंटेंडेड काम था, जो आप करना चाहते थे, वो होगा या नहीं होगा, ये सिर्फ अब ईश्वर के हाथ में बचा है। आपको जो कुछ मैक्सिमम उस काम को करने की दिशा में करना था वो सब आपने कर दिया। तब यह कहा जाता है कि आपने प्रयास किया। अगर हमने दुर्व्यवहार किया है महिला के साथ, तो कन्वेंशनल सेंस में जो रेप समझा जाता है वो, या फिर वर्तमान में भी बीएनएस की परिभाषा के मुताबिक जो रेप समझा जाता है वो, दोनों घटित नहीं हो सकते हैं। अगर मामला सिर्फ दुर्व्यवहार तक है, हमने उसके किसी शरीर के किन्हीं भागों को सिर्फ छुआ है, ठीक है, तो इससे न तो पारंपरिक तौर पर और न ही कानूनी तौर पर आज भी, ठीक है, रेप नाम के अपराध का संगठन होता है क्या? आपने प्रयास को अपनी मान्यता के मुताबिक समझ रखा है। आप यह मानते हैं कि आपकी मान्यता जो प्रयास के संबंध में है वही प्रयास है, प्रयास वो नहीं है। ठीक है, उनका आग्रह था कि आप प्रयास बताएं जरूर, तो हमने कहा अच्छा देखो विषय निकलेगा तो बताएंगे। ठीक है, तो प्रयास ये आपकी मान्यता से नहीं है, उसके शरीर के किन्हीं भी भागों को छुआ गया, गलत है, मैक्सिमम दंड मिलेगा, लेकिन यह अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। कानून में जो शब्द है वो अपनी मर्यादा में पढ़ा जाएगा, और मर्यादा में जब पढ़ा जाएगा तो उसके तीन अर्थ निकलेंगे, और उन तीन अर्थों में से कौन सा स्वीकार हो, इस पर हमने कल कहा था कि यह देखना न्यायालय का काम है, और न्यायालय विधायी मंशा के मुताबिक सेलेक्ट करता है कि इन तीन अर्थों में से हम कौन सा अर्थ ग्रहण कर लें। और फिर जब वो ग्रहण करता है, फिर ये देखता है कि विधायी मंशा के मुताबिक उस शब्द का जो मैक्सिमम मीनिंग है वो ग्रहण करे, या उस शब्द का जो मिनिमम मीनिंग है वो ग्रहण करे। ठीक है, तो प्रयास हो आपात हो, दोनों अपनी मान्यताओं के मुताबिक नहीं, उन शब्दों को भाषा में जिस
स्थिति और दशा के लिए उपयोग किया गया है उसके मुताबिक उन शब्दों के अर्थ को समझेंगे। तो 250 में कहता है आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, तो 250 में उतनी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां एक स्पेसिफिक सिचुएशन दी है, यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, और आपात की उद्घोषणा 352 में प्रवर्तन में होगी, तो सोचना 352 में है। ठीक है, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में आप लाने जा रहे हैं, ठीक है, तब आपको सोचना है कि क्या वाकई स्थिति आपात है, तब आपात शब्द पर आपको सोचना है। लेकिन संदर्भ चूंकि निकल रहा था इसलिए हमने बताया आपात काल या आपात शब्द आपकी मान्यताओं के हिसाब से नहीं है, वो भाषा में जिस दशा और स्थिति को अभिव्यक्त करने के लिए उपयोग होता है उसके मुताबिक उसका अर्थ समझा जाएगा। लेकिन 250 क्लियर है अपने में कि अगर आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, यानी अनुच्छेद 352 के अधीन आपात की उद्घोषणा या 356 देखना पड़ेगा। कहता इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी संसद को जब तक आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, अनुच्छेद 246 का के अधीन उपबंधित माल या सेवा कर या राज्य सूची में प्रगणित किसी भी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल दिए हैं। एक नेशनल इमरजेंसी है जो अनुच्छेद 352 में है, और दूसरी जब राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल सकता, तब अनुच्छेद 356 में इमरजेंसी इसकी उद्घोषणा की जा सकती है और राष्ट्रपति अपने हाथों में संबंधित राज्य का शासन तंत्र ये ले सकते हैं। और तीसरी वित्तीय इमरजेंसी है। तो कौन सा आपात, ये लिखा नहीं, लेकिन जो कुछ लिखा है उसके आधार पर अर्थ निकाले जाएंगे। निकाले जाने की अर्थ जो प्रक्रिया है वो यही है। जैसे वो कल एक मर्डर हो गया ना, ठीक है, बड़ा सोशल मीडिया पर हंगामा है कि साहब किसी पत्नी ने अपने पति का कत्ल कर दिया और ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है, ये फलाना है, ढिमाका है। अब ये बेवकूफी की बात है, ठीक है, ये तो सोचना भी मूर्खता है कि वहां कोई प्रेम जैसी चीज थी, ठीक है, क्योंकि है क्या, प्रेम में मन से मन का, ठीक है, एकत्व तो ये होता है। वो 2 पुरुषों में भी हो सकता है, 2 महिलाओं में भी हो सकता है, पुरुष और महिला में भी हो सकता है, मां बेटे में हो सकता है। मन से मन का मिलन है, और मन से मन के मिलन में कोई बाधा बन ही नहीं सकता, ठीक है, कोई बाधा नहीं बन सकता। सीता तो रावण के यहां है, हजारों मीलों की दूरी है, लेकिन मन से मन के मिलन में कोई दूरी है ही नहीं, ठीक है। और वहां जो कत्ल हुआ है, ठीक है, वो मन से मन के मिलन के लिए नहीं हुआ, वहां मांग शरीरों की है, ठीक है। तो ये तो देखने भर से स्पष्ट है कि वहां प्रेम संबंधों की तो बात ही नहीं है। प्रेम संबंधों के ये तो शब्द प्रयोग ही गलत है, ये तो शब्द प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अगर प्रेम संबंधों की बात होती तो उसके जीवित रहने के लिए पति बाधक था ही नहीं, ठीक है ना। प्रेम संबंधों की बात होती तो पति बाधक ही कहां था, और पति अगर बाधक नहीं था तो फिर मर्डर का कोई सवाल था ही नहीं, प्रेम संबंध थे ही नहीं। ये बातें लिखना गलत है, और ये लिखकर समाज को गलत दिशा प्रेम संबंधों के बारे में दी जा रही है। इन सबका तो जो होगा सो होगा ही, वो तो कानून में तय है कि क्या होगा उनका,
ठीक है, वो तो उनका तो जो होना है वो होगा, लेकिन आप समाज में एक गलत परसेप्शन ये खड़ा कर रहे हैं, और इसलिए क्योंकि शब्द की मर्यादा का ध्यान आपको नहीं है। ठीक है, शब्द किस मर्यादा के साथ प्रयोग करना चाहिए और शब्द का क्या अर्थ निकल सकते हैं और शब्द कितना मारक हो सकता है, यह आपको ध्यान में नहीं है। आप उस संबंध के प्रति अविश्वास ये खड़ा कर रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि एक निर्दोष अगर सजा पाएगा तो उसका जो अविश्वास आएगा विधि और व्यवस्था पर, यह बड़ा खतरनाक होगा। ठीक है, तो शब्द की मर्यादा रहनी चाहिए। तो कहता है, अब यहां लिखा नहीं कि इन 3 आपातकालों में से कौन सा आपातकाल 250 में, लेकिन जो लिखा है उस संपूर्ण को पढ़कर हम इस समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। जब हम लोग 356 देखते हैं, अभी आपसे चर्चा नहीं हुई लेकिन पुराने लोगों से हुई भी है, पुराने लोग भी यहां हैं, तो आप देखेंगे 356 में ऑलरेडी यह लिखा है कि स्टेट की जो विधायी शक्ति है उसका प्रयोग संसद करेगी और स्टेट की जो कार्यपालिकी शक्ति है उसका प्रयोग राष्ट्रपति करेंगे या वो जिस प्राधिकारी को नियुक्त कर दें उसे। तो इसका मतलब है कि 356 यहां अभिप्रेत नहीं है, इसका अर्थ ही सीधे निकला है। ठीक है, और 360 जब आप पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि 360 सबसेक्शन 4 होगा, जहां तक है मैं कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि जब बेर बोलना है तो भाई इतना हमारे भी मतलब क्षमता की बात नहीं कि हम एकदम कंफर्म रहे। क्या है 360 सबसेक्शन 4 ये, जिसमें यह लिखा है कि राज्य जो कुछ करेगा वित्तीय तौर पर वो केंद्र के समक्ष रखा जाएगा। और जब अभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देखेंगे जो केंद्र और राज्य के बीच है, वहां भी ये लिखा है कि केंद्र वित्तीय आपातकाल के दौरान इस प्रकार के निर्देश दे सकेगा राज्यों को कि वे अपने वित्तीय कामकाज को किस प्रकार चलाएं। ठीक है ना, तो वहां ठीक है एक 360 है, तो वहां एक पर्याप्त नियंत्रण ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहां 360 भी अपेक्षित नहीं है, इसका मतलब यहां, और जबकि 352 जब हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो विधायी शक्ति के प्रयोग के संबंध में 352 में कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, 352 में सिर्फ प्रक्रिया दी है कि नेशनल इमरजेंसी किस ढंग से इंपोज होगी, ये दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिकल 250 मस्ट बी रीड अलोंग विद, ठीक है, आर्टिकल 352, इसका अर्थ ही यह निकल आता है। यद्यपि यहां नेशनल इमरजेंसी या 352 जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो अर्थ है वो ऐसे ही लिया जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या कहता है, अगर आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तो जो केंद्र है उसे राज्य सूची में प्रगणित किसी भी विषय, ठीक है, क्योंकि आपात की दशा है, आपात वहां अस्तित्व को संकट यह पैदा होता है। आपात का मतलब क्या हुआ, जब अस्तित्व को ही संकट है। और वही बात है कि जब जिएंगे बाकी बातें सब उसके बाद ही हैं, सबसे पहले जीवन है। तो जब राष्ट्र जीवन को खतरा है तो फिर काहे का राज्य है और काहे का केंद्र है। ठीक है, फिर तो केंद्र को राज्य सूची में प्रकटित किसी भी विषय 249 250 का फर्क आ गया। 249 में पार्लियामेंट का एक सदन राज्यसभा जो राज्यों की सभा मानी गई वो अधिकृत कर रही है फॉर द टेम्परेरी फेज 1 ईयर मैक्सिमम, और संपूर्ण राज्य सूची पर नहीं, उसमें उसका किसी विषय के संबंध में, यहां राज्य सूची में प्रकटित किसी भी विषय पर, और देयर इज नो ऑथोराइजेशन, कोई ऑथोराइजेशन नहीं चाहिए।
किसी को अधिकृत करने की जरूरत नहीं, बस आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में बात खत्म। और आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में लायक कौन? केंद्र। उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वहां लिखा है जब राष्ट्रपति का यह समाधान हो गया है, और इन शब्दों को अनुच्छेद 74 के साथ पढ़ा जाएगा। राष्ट्रपति का समाधान हो गया, मीनिंग दैट भाई केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया। ठीक है, तो यह पूरा मामला उनके जुडिक्शन में पहुंच जाता है, और तब राज्य सूची में प्रकटित किसी भी विषय पर वे विधायन कर सकेंगे। अच्छा, कहता है संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे संसद आपात की उद्घोषणा के अभाव में बनाने में सक्षम नहीं होती, यानी जो राज्य सूची में प्रकटित विषय पर उसने बनाई है, उसी को बनाने में तो वो आपात की उद्घोषणा के अभाव में सक्षम नहीं होती, बाकी संवर्ती सूची और केंद्र सूची उस पर बनाने में तो सक्षम होती। ये लाइन अपने में बता रही है कि यहां चर्चा राज्य सूची में प्रकटित विषय के संबंध में हो रही है। ठीक है, तो कहता है संसद द्वारा बनाई गई कोई विधि जिसे संसद आपात की उद्घोषणा के अभाव में बनाने के लिए सक्षम नहीं होती, उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने के पश्चात 6 मास की अवधि की समाप्ति पर अक्षमता की मात्रा तक उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त अवधि की समाप्ति से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया। यानी देखिए, संसद को कानून बनाते समय यह घोषित करने की कतई जरूरत नहीं है कि किस अनुच्छेद से प्राप्त विधायी शक्ति के आधार पर वो इस विधि का अधिनियमन कर रही है, यह बताने की कोई जरूरत नहीं। उसने एक कानून बनाया, आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में थी। जब उस कानून की संवैधानिकता का परीक्षण हुआ तो पता लगा कि कानून के कुछ उपबंध सेंट्रलिस्ट या संवर्ती सूची के आधार पर हैं, लेकिन कुछ उपबंध राज्य सूची में प्रकटित विषय पर विधायन का प्रभाव ये रखते हैं। लेकिन चूंकि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में थी, इसलिए वो सारा मामला ठीक रहा। अब आपात की उद्घोषणा समाप्त हो गई तो क्या लिखा है कि केंद्र का जो कानून है उन अक्षमता की मात्रा तक, उन बातों के संबंध में जिन बातों के संबंध में वो अक्षम था, यानी वो प्रोविजन जो अगर आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में न होती तो वो अधिनियमित नहीं कर सकता था, वे तो शून्य हो जाएंगे। लेकिन शेष विधि यदि जिंदा रह सकती है तो रहेगी, नहीं रह सकती तो नहीं। उन उपबंधों को हटा देने के बाद विधि का कोई मतलब ही नहीं बचता, तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन उन उपबंधों को हटा देने के बाद अगर विधि का मतलब बचता है तो शेष उपबंध तो उसने सेंट्रलिस्ट या संवर्ती सूची उसके आधार पर बनाए तो तो रहेंगे। ठीक है, हां, अक्षमता की मात्रा तक शून्य हो जाएंगे, और जो शून्य होंगे वे भी जो बातें ऑलरेडी कर दी गई उस विधि के अधीन उनके संबंध में शून्य हुए ऐसा नहीं माना जाएगा, यानी उनके संबंध में वो विधि आज भी अस्तित्व में है ऐसे माना जाएगा, क्योंकि नहीं तो वे काम ही अवैध हो जाएंगे। ठीक है, फिर तो वो काम अवैध हो जाएंगे अगर उन कामों के संबंध में भी उस विधि को शून्य मान लिया जाए। तो जैसे ही आपात की उद्घोषणा हटी तो काम अवैध हो गए, इसलिए उनके संबंध में तो यह माना जाएगा आज भी प्रवर्तन में है। भविष्य के कामों के लिए वो विधि शून्य हो गई, लेकिन अर्थात उस विधि के अधीन अब कोई काम नहीं किया जा सकता, लेकिन पूर्व में जो हो गया वो ठीक है। अक्षमता की मात्रा तक शून्य हो जाएगा। ठीक है, यह लिखा है 250। अब 251 क्या कहता है? संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति है। ठीक है, 249, ठीक है, जब राज्यसभा द्वारा अधिकृत किए जाने के आधार पर कानून बनाया गया था, और केंद्र का कानून, ठीक है, जो उसने आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन के कारण राज्य सूची में प्रकटित विषय के संबंध में बनाया था। ठीक है, इनमें अब चूंकि आपने बनाया एडिशनली, आपने एडिशनली बनाया है, ठीक है, जरूरत के कारण बनाया है, अन्यथा वो राज्य सूची का विषय है।
और अधिकार आपको स्वयं संविधान ने दिया, ठीक है, अनुच्छेद 250 और 249 के माध्यम से, ठीक है। और अधिकार देने के लिए 249 में संविधान ने राज्यसभा को अधिकृत किया, ठीक है ना, और उसके आधार पर राज्यसभा ने अधिकार केंद्र को दिया। इसमें कहीं भी राज्य की विधायिका का कोई रोल नहीं है, ठीक है, राज्य की विधायिका ने कुछ भी नहीं किया है। तो भले ही केंद्र राज्य सूची में प्रगणित विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत हो गया, लेकिन राज्य की विधायिका की अपनी ही सूची पर विधायन की शक्ति किसी भी प्रकार सीमित हुई है, यह कहना या ऐसा सोचना ये किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। इसीलिए 250 वो 251 देखें क्या कहता है, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसी विधि बनाने की शक्ति को जिसे इस संविधान के अधीन बनाने की शक्ति उसको है निर्बंधित नहीं करेगी। मीनिंग देयर बाय द लॉज विच विल बी लेजिस्लेट which will be enacted by central legislature, ठीक है ना, on the basis of article 250 or 249 those laws will be additional, ठीक है, ये अतिरिक्त होंगे यदि राज्य की विधायिका भी उन विषयों पर कानून बनाती है, ठीक है, तो केंद्र का कानून अतिरिक्त होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि चूंकि केंद्र ने बना दिया इसलिए राज्य उस विषय पर अब विधि नहीं बना सकेंगे, ऐसा नहीं होगा। या राज्य ने पूर्व से कोई विधि उस विषय पर बना रखी है तो केंद्र ने बना दिया इसलिए पूर्णतः वो विधि शून्य हो गई है, ऑटोमेटिकली सुमोटो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कहां से निष्कर्ष निकला? 251 से। और खूब पूछा जाता है यहां से प्री में, जो लोग एग्जाम देते हैं वो खूब उन्हें मालूम है, खूब धड़ाधड़ पूछा जाता है और याद करना चाहेंगे तो कभी नहीं रहेगा। जब पूरे संदर्भ सहित मामले को समझा जाता है तभी याद रहता है, अन्यथा याद कभी नहीं रहता। हमने बहुतों बार याद किया, कुछ याद नहीं रहा। जब पूरा संदर्भ दिमाग में रहता है जिसे कॉन्सेप्शन बोलते हैं, जब वो कॉन्सेप्शन दिमाग में होता है तो फिर चीजें याद करने की जरूरत खत्म, फिर वो ऑटोमेटिकली याद रहती, फिर वो कॉन्सेप्शन है पूरा दिमाग में, फिर याद करने की जरूरत नहीं कि आदमी में मुंह भी होता है, दो कान भी होते हैं, दो आंखें भी होती है, एक नाक भी होता। अगर कॉन्सेप्शन आदमी के शरीर का तुम्हारे दिमाग में न हो और हम तुम्हें आदमी दिखाएं तो यह बिल्कुल तय है, भले ही तुम इससे इनकार कर दो, क्योंकि कॉन्सेप्शन है, तुम इस असंभव स्थिति की कल्पना नहीं कर पा रहे, इसलिए अलग बात है। अन्यथा ये तय मानो कि आदमी अगर हम तुम्हें दिखाएं और कॉन्सेप्शन तुम्हारे दिमाग में न हो और ठीक 5 मिनट बाद हम पूछें कि क्या क्या देखा, तो तुम आदमी के शरीर की वो विशेषताएं जो बड़ी मोटी हैं, ऊपर से दिख रही हैं, उनको भी ठीक से वर्णित नहीं कर पाओगे। इतनी क्या है, बाल है, फिर आंखें हैं, फिर दो कान है, ठीक है, यह भी याद नहीं रहेगा। आपकी स्मरण शक्ति इस कदर कम है, ठीक है। ये कॉन्सेप्शन है, क्योंकि आदमी का कॉन्सेप्शन है आपके दिमाग में, और कॉन्सेप्शन होने के कारण जैसे ही आदमी कहा गया पिक्चर ऑटोमेटिकली दिमाग में बन गई, और जो पिक्चर दिमाग में ही बन गई, अब बताना कठिन कहां है? अब तो कुछ कठिन ही नहीं है, अब तो सब कुछ ऐसे है जैसे सामने लिखा हुआ है भाई, अब तो ऐसे हो गया जैसे सामने लिखा है। इसलिए नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक नोट्स यहां ना बन जाए।
कॉन्सेप्शन ये आना चाहिए। कॉन्सेप्शन आ गया फिर क्या है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। ठीक है, तो क्या कहता है, कहता है राज्य की विधायिका की शक्ति निर्बंधित नहीं होगी। क्यों हो जाए, होने का कोई मतलब भी नहीं है भाई। आप टोटल सिनेरियो को अगर सोचेंगे तो उसमें ये युक्ति संगत दिखता है कि आखिर राज्य की शक्ति निर्बंधित क्यों हो जाए, कोई मतलब नहीं है भाई। आपात के कारण है या विशेष जरूरत के कारण आपको भी दे दी तो राज्य की शक्ति निर्बंधित क्यों। हाँ ये ठीक है, असंगति का नियम लागू कर लेंगे अगर कहीं कोई दिक्कत आई, अदरवाइज उनकी लिस्ट है, उन्हें बनाना चाहिए। तो क्या कहता है, निर्बंधित नहीं करेगी, किंतु यदि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद द्वारा बनाई गई विधि के जिसे उक्त अनुच्छेदों में से किसी अनुच्छेद के अधीन बनाने की शक्ति संसद को है, किसी उपबंध के विरुद्ध है, तो संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी। एक चीज बस यहां पर हम बोल देना चाहते, पिछले सारे लेक्चर में अगर हम कहीं पर यह बोल गए कि 249 या 250 में संसद जो कानून बनाएगी वो राज्य के कानून से अगर असंगत है तो 254(1) के मुताबिक असंगति का नियम लागू होगा, वो बात ठीक नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि 251 आ गया। ठीक है, वो बात मेरे मुंह से 251 ध्यान में न रहने के कारण निकली है। असंगति का नियम लागू होगा लेकिन 254(1) के प्रभाव से नहीं, 251 के प्रभाव से लागू होगा। ठीक है ना, असंगति का नियम लागू होगा, नो डाउट लागू होगा, लेकिन 254(1) के प्रभाव से नहीं। विशेषकर 249 या 250 के संबंध में यह बात हो रही है। ठीक है, शेष 254(1) बताते समय जो बातें बताई गई हैं वो सब अपनी जगह ठीक है। यहां पर सिर्फ इतना देख लेंगे कि उस समय जो बात बोली गई वो 251 की मौजूदगी जो स्पेसिफिकली प्रोविजन मौजूद है, तो फिर 254(1) जो एक जनरल प्रोविजन है वो लागू नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो कहता है तो राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई, संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी, चाहे वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के पहले या उसके बाद में पारित की गई हो, और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि उस विधि की मात्रा तक अप्रवर्तनीय होगी। शून्य होगी ये नहीं कहा, अप्रवर्तनीय होगी। ठीक है, किंतु ऐसा तभी तक होगा जब तक संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी रहती है। अगर शून्य हो जाएगी तब तो फिर संसद द्वारा बनाई गई विधि अप्रभावी भी हो गई, लेकिन जो शून्य हो गई, जो मर गया, वो जिंदा कैसे होगा। ठीक है, अगर संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों से असंगत होने के कारण राज्य की विधि यहां शून्य हो जाए, तो जब संसद की विधि अप्रभावी हो जाएगी, क्योंकि यहां तो फॉर द टाइम बीइंग बनेगी, आपकी उद्घोषणा खत्म, 6 महीने बाद विधि खत्म। ठीक है, राज्यसभा का जो अधिकार पत्र है वो समाप्त, 6 महीने बाद कानून समाप्त। तो यहां तो मामला बड़ा कैसा है, टेम्परेरी है, और जब टेम्परेरी है तो आपने राज्य की विधि भी शून्य कर दी, तो फिर राज्य की विधि रीएनेक्ट हो, और तो कोई तरीका ही नहीं। और अगर रीएनेक्ट करें तो जो खर्च होंगे वो अंततः पब्लिक एक्सचेकर इसी पर होंगे। ठीक है ना, जो जनता का पैसा है, राजकोष, इसी पर सारा बर्डन आएगा। ठीक है, क्योंकि चाहे लेजिस्लेचर चले, चाहे एग्जीक्यूटिव चले, और चाहे जुडिशरी, बर्डन तो अंततः राजकोष इसी पर आना है, जो पब्लिक एक्सचेकर है इसी पर आना है। तो इसलिए मिनिमाइज, अनावश्यक खर्चों को बचाया जाना चाहिए। तो जब फॉर द टाइम बीइंग था तो अप्रवर्तनीय यही शब्द सबसे उचित है। एक चीज और खूब समझ लेंगे, कल हमसे कोई मैसेज में पूछ रहा था, केस लॉ ये भी लॉ है। वही बात है कि इसलिए बार बार चीजों को दोहराना पड़ता है कि आप चीजों को, वही कि जब आयोजन पूर्वक काम किया जाएगा तो काम महत्वपूर्ण है, ये आपके मन में बैठ जाता है।
ठीक है ना। शादी आयोजन पूर्वक मत करिए, तो वो उतनी ही आसानी से टूट जाएगी जितनी आसानी से वहां फिल्म इंडस्ट्री में टूटती है। जितने जितने आयोजन पूर्वक जो काम होगा उसका समाप्त होना उतना ही कठिन होगा। इसलिए ये ठीक है कि बार बार ये कहा जाता है केस ला है, लेकिन वो जनरल शब्दों में कह दिया जाता है और इसलिए आपके दिमाग में नहीं बैठता और इसलिए आप गलत करते हैं। कल कोई मैसेज से हमसे पूछ रहा था, उसने 4 ऑप्शन दिए, 5 ऑप्शन दिए, और केशवानंद भारती में जो कुछ कहा उन्होंने प्रियम्बल के संबंध में वो बिल्कुल एज सच लिख दिया। और प्रियम्बल में के संबंध में केशवानंद भारती में जो कहा उस प्रभाव, उस सेंट्रल आइडिया को दूसरे शब्दों में, उस सेंट्रल केंद्रीय भाव वही है, केंद्रीय भाव वही है, लेकिन उसे दूसरे शब्दों में एक अन्य विकल्प में रख दिया और बाकी तो जो विकल्प थे वो गलत ही थे। इन 2 विकल्पों में अब आपको चुनाव करना है कि कौन सा विकल्प ठीक है। तो चूंकि केस ला भी ला है अनुच्छेद 141 के मुताबिक, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित विधि देश की विधि है और विधि में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ना उसके सेंट्रल आइडिया को आप अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, उसके शब्दों में भी कोई परिवर्तन आप नहीं कर सकते। और इस दशा में वो विकल्प ठीक माना जाएगा जो बिल्कुल उसी भाषा में लिखा है जिस भाषा में सुप्रीम कोर्ट ने उस सिद्धांत को कहा है, वो एप्रोप्रिएट माना जाएगा। ठीक है, अब आप गलत विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ठीक है, आपको मालूम है केस ला है, लेकिन आयोजन पूर्वक काम को करने का जो प्रभाव मन पर होता है वो इस, ठीक है, जानकारी के साथ नहीं हो रहा आपको, क्योंकि ये इंफेक्शन के साथ जानकारी नहीं दी गई, इसलिए ये जानकारी स्थायी नहीं हुई आपके दिमाग पर और उसने आपके दिमाग को सोचने का एक विशेष मॉडल ये उपलब्ध नहीं कराया और इसलिए विकल्प गलत हो रहा है। हमने कहा कि सिलेक्शन की प्रक्रिया आपको पहले दिन बताई जाए तो आप भाग जाएंगे, तैयारी छोड़ देंगे, इसलिए धीमे धीमे बताई जाती है। जब आप ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो एकदम नहीं बता देता है, एकदम तो कहता कुछ नहीं, बस आओगे, जरा बीपी चेक करेंगे, लिटा देंगे, कब 3 दिन में छुट्टी। 3 दिन में छुट्टी तो हो जाएगी, टांके कटने के लिए 10 दिन बाद फिर बुलाएगा और जो घाव है टांकों के वो भरेंगे 3 महीने में, लेकिन ये सारी प्रक्रिया तत्काल नहीं बताई जा सकती, तब तो आप तैयारी नहीं होगे, वो तो धीमे 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 चला दिया जाता है। ऐसे ही तैयारी की प्रक्रिया है। सिलेक्शन वहां पर होता है आके जब आप सोचना शुरू करते हैं सिद्धांतों के मुताबिक। ठीक है, किसी किताब में नहीं लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो शब्द हैं वो जिस विकल्प में एज सच लिखे हैं वही विकल्प ठीक है। ये अनुभव से आएगा, ये अनुभव से आएगा। आप रिलेट करना अनुभव से सीखते हैं, ठीक है ना, और सिलेक्शन इस लेवल पर होता है आके, ठीक है ना। तो इसलिए, लेकिन ये बात शुरुआत में नहीं बोली जा सकती। जिस दिन आप पहले दिन आते हैं उस दिन ये बोल दिया तो गया मामला, फिर तो हिम्मत ही खत्म। वो तो धीमे 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 जब आप चल दिए उस राह पर तब फिर आगे बात बनती है, ठीक है ना। तो आप इन चीजों को खूब समझ लेंगे। अप्रवर्तनीय जानबूझकर शब्द उपयोग किया है, ठीक है, शून्य नहीं कहा, असंगत की मात्रा तक। उस शब्द का अपना कोई अर्थ है, अपना कोई मतलब है, इसलिए वहां रखा गया और इस पर विकल्प बन जाते हैं कि राज्य की विधि असंगत की मात्रा तक शून्य होगी या अप्रवर्तनीय होगी। 254(1) में शून्य हो जाती है, यह भी अंतर है 254(1) और 251 का, बात शून्य हो जाती है, यहां अप्रवर्तनीय हो रही है। इसीलिए 254(1) चूंकि वहां स्थायी बात है और यह अस्थायी रूप से जो विधि निर्मित हुई, इसीलिए 251 को अलग से लाए 254(1) होते हुए भी। अन्यथा मसला 254(1) से आसानी से गवर्न
हो सकता है, क्योंकि 254(1) में जो शब्दावली प्रयोग है, संसद कोई ऐसी विधि बनाती है जिससे बनाने को वो सक्षम है, इस शब्द का उपयोग हुआ है। तो 254(1) से भी मामला गवर्न हो सकता है, कवर हो सकता है, लेकिन फिर भी 251 लाए। उसकी वजह यही है क्योंकि वहां परमानेंट इनेक्टमेंट है, यहां परमानेंट इनेक्टमेंट की बात नहीं हो रही, यहां बात टेम्परेरी फेज में चल रही है। ठीक है ना? तो यह आपका 251। अब 252, अब फर्क थोड़ा आएगा, और वो फर्क क्या है? आपने देखा कि 249 वह राज्यसभा ने अधिकृत किया, राज्य की विधायिका की कोई भूमिका उस अधिकार को, उस प्राधिकार को केंद्र को देने में थी ही नहीं। देयर वॉज नो से ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कुछ था ही नहीं, कुछ पूछा नहीं, कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं। जहां तक ठीक है स्थिति 250 की थी, 250 का सवाल था, वहां भी पोजीशन यही है कमोवेश। केंद्र इसका समाधान हो जाने पर कि आपात की स्थिति विद्यमान है, किस लिए? युद्ध, वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, इसकी वजह से, और उसके कारण से भारत की सुरक्षा या तो संकट में पड़ गई है, पड़ सकती है, आदि आदि। तो वो आपात की घोषणा प्रवर्तन में ले आएंगे, और जैसे ही लाए 250 एक्टिव हो गया। ठीक है, आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, और जैसे ही आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में आई, वैसे ही संसद की विधायी शक्ति का विस्तार, यह राज्य सूची में प्रकटित किसी भी विषय पर विधायन तक हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता, और इस सारी कवायद में राज्य कहीं है ही नहीं। और यह बात हम सहन कर सकते हैं ड्यू टू नेशनल इंटरेस्ट, की भी गई। 251 ने था एक रेमेडाइल नेचर का सेक्शन, यह भी दिया कि असंगति की मात्रा तक अप्रवर्तनीय रहेगी, शेष पुनर्जीवित हो जाएगी। लेकिन अब एक डिफरेंट एंगल से सोचा गया, और दिस सेक्शन, ये 252 उस ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के एकदम समान है जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। यहां क्या राज्य को यह शक्ति दी गई है कि राज्य चाहे तो उसे राज्य सूची के जिस विषय पर विधायन की ताकत है, वो प्रस्ताव पारित करके वो ताकत केंद्र को दे दे। ठीक है, 2 या अधिक राज्य, ठीक है, अपनी विधायन की ताकत को केंद्र को दे सकते हैं। अब चूंकि शक्ति का यह प्रत्यायोजन स्वयं संविधान अधिकृत कर रहा है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि शक्ति का प्रत्यायोजन उस व्यक्ति के द्वारा है जिसको शक्ति दी गई, वो नहीं कर रहा, जिसने शक्ति दी वही कर रहा है। ठीक है ना? जिसको शक्ति दी गई वो नहीं कर रहा, जिसने शक्ति दी वही कर रहा है। ठीक है, तो चूंकि संविधान स्वयं ये शक्ति देने की ताकत राज्य को दे रहा है, इस शक्ति का प्रत्यायोजन स्वयं संविधान अधिकृत कर रहा है, इसलिए शक्ति का यह प्रत्यायोजन यदि राज्य करते हैं तो फिर यह गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर राज्य इस शक्ति का प्रत्यायोजन करते हैं तो कैसे करेंगे? क्या देखें, एक बस लाइन पढ़ेंगे, कहते हैं यदि किन्हीं 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडलों यह वांछनीय प्रतीत होता है। अब विधानमंडल क्या है यह देखना पड़ेगा।
ठीक है, विधानमंडल यहां पर जो लिया जाएगा वो कन्वेंशनल सेंस से अलग हटकर लिया जाएगा, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन जो लिखा है उसके मुताबिक अर्थ निकलेंगे। और यहां विधानमंडल शब्द का प्रयोग किया किस लिए? प्रस्ताव पारित करने के लिए। और उसके माध्यम से क्या करेंगे? संसद को विधि बनाने को अधिकृत करेंगे। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इस विधायी प्रस्ताव पर राज्यपाल के, विधायी प्रस्ताव तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि विधायी प्रस्ताव है ही नहीं, इस प्राधिकार प्रस्ताव पर, ठीक है ना, क्योंकि इसके माध्यम से तो प्राधिकार दे रहे हैं संसद को। इस प्राधिकार प्रस्ताव पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं होंगे, क्योंकि राज्यपाल के हस्ताक्षर काहे पर होंगे? कानून पर होंगे, और कानून तो यह ही नहीं, ठीक है, ये कानून नहीं है, कानून तो संसद बनाएगी। तो यद्यपि विधानमंडल इस शब्द को जो व्याख्यायित किया गया है वो राज्यपाल के सहित व्याख्यायित किया गया है, लेकिन इस पर्टिकुलर आर्टिकल के लिए विधानमंडल का अर्थ, जहां दो सदन है विधानमंडल के, वहां दोनों सदन, और जहां एक सदन है वहां एक सदन माना जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी, अगर विधानमंडलों ने, दो या अधिक विधानमंडलों ने राज्य सूची के किसी विषय पर विधायन की ताकत केंद्र को दे दी, तो आप उस संपूर्ण विषय के संबंध में जिस पर ताकत उन्होंने केंद्र को दे दी, विधि बनाने की शक्ति से वे स्वयं रोक दिए गए हैं, ऐसा नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप ये जानते हैं सूचियों में जो विषय है वे बहुत विस्तार पूर्वक वर्णित किए गए, बहुत सामान्य तरीके से उन विषयों का वर्णन हुआ। और सूचियों के निर्वचन के संबंध में जो पहला नियम है वो भी यह कहता है कि पूर्ण प्रभाव उस एंट्री को दिया जाएगा, और उसमें युक्ति संगत रूप से जितनी चीजें शामिल हो सकती हैं वो सब वहां शामिल मानी जाएंगी। तो अगर राज्य ने किसी विषय को केंद्र को दे भी दिया है, तो उस प्रस्ताव के अनुसार पिथ एंड सबस्टेंस, या यूं कहें उस प्रस्ताव को सार एवं तत्व के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, और यह सोचा जाएगा कि आखिर राज्य ने किस सीमा तक इस विषय के अंतर्गत आने वाले विषयों को केंद्र को हस्तांतरित किया था, और केवल उसी सीमा तक विषय केंद्र को हस्तांतरित माना जाएगा। शेष विषय के संबंध में राज्य की विधायी शक्ति अक्षुण्ण रहेगी। जैसे लैंड, ये शब्द है, अब लैंड में अर्बन लैंड भी आ गए, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड भी आ गई, ठीक है, वो लैंड जो जंगल में समाहित है, वो लैंड जिस पर नदी बह रही है, वो लैंड जिस पर बिल्डिंग बनी हुई है, सब आ गए। अब लैंड शब्द का प्रयोग हुआ, ठीक है, या उन्होंने कहा कि अर्बन लैंड, इस पर विधायन कर सकेंगे। अब अर्बन लैंड ऐसी भी है जिस पर सड़क बनी है, अर्बन लैंड ऐसी भी है जिस पर घर बने हैं, अर्बन लैंड ऐसी भी है जो खाली पड़ी है, ठीक है, शहरी भूमि ऐसी भी है जो खाली है, शहरी भूमि ऐसी भी है मकान बने हैं। कौन सी अर्बन लैंड, ठीक है, तो प्रस्ताव को सार एवं तत्व में देखा जाएगा कि क्या अभिप्रेत था, और केवल उसी सीमा तक केंद्र को अधिकार गया है, बाकी राज्य कानून बनाएगा उसी विषय के संबंध में। जैसे अर्बन लैंड, और सार एवं तत्व में दिख रहा है कि अर्बन लैंड उस समय जब राज्य ने दिया तो उससे अभिप्रेत था ऐसी अर्बन लैंड जो खाली पड़ी हुई है, तो माना जाएगा कि बिल्डिंग में जो अर्बन लैंड समाहित है उसके संबंध में कानून बनाने का हक राज्य का नहीं गया है।
ठीक है, और ये प्रतिबंध इसलिए लगे हैं क्योंकि 252 विशेष बात कहेगा। 252 ये कहेगा कि अगर राज्य ने एक बार शक्ति प्रत्यायोजित कर दी तो फिर उस विषय के संबंध में राज्य की विधायी शक्ति शून्य हो जाएगी, फिर राज्य उस विषय पर विधायन नहीं कर पाएगा। इसलिए यह प्रतिबंध यहां लगाए गए, ठीक है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि राज्य अपनी मर्जी से ही इस फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर दे और वो कहते संपूर्ण राज्य सूची पर विधान की शक्ति अब केंद्र को होगी, ऐसा वो न कर पाए। ठीक है, तो हर तरीके से व्यवस्था को ठीक रखने का प्रयास हुआ है। बाकी शेष चर्चा हम लोग कल करेंगे, इस पर देखेंगे।